जून, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। जैसा कि हम सभी को पता है कि पिछले 1.5 साल से हम लोग एक बहुत ही डिजास्टरस मूवमेंट को फेस कर रहे हैं, जहां पर हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्ट्रॉय करने के कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग फेस कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। जो जानवरों की रहने की जगह थी, जंगल कटते जा रहे हैं, जानवरों की रहने की जगह कम होती जा रही है और हम लोग फैलते जा रहे थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि एक छोटा सा वायरस जिसने ये पेंडेमिक फैला दिया, और आज हम सभी लोग इस कंसिक्वेंसेस को भुगत रहे हैं और अपने अपने घरों में तक ही सीमित हैं, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। डेफिनेटली अगर हम लोग हेल्दी इकोसिस्टम की बात करते हैं, तभी हम लोग शायद सही ढंग से काम कर पाएंगे, तभी हम लोग सही ढंग से आगे बढ़ पाएंगे। आज जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। ये डे यूएन द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है 1974 से हर साल, और इसका जो मेन मकसद है वो है कि हम अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकें और जो हमारा वाइल्ड लाइफ है या हमारी बायोडाइवर्सिटी है इसको प्रोटेक्ट कर सके। आपको पता है इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर। शायद ये आज की जरूरत है कि हम फिर से सोचें कि हम अपने इकोसिस्टम को कैसे सही ढंग से सहेज सकते हैं, कैसे उसको रिक्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको रीस्टोर कर सकते हैं। आपको बताऊं इस बार का होस्ट कौन है इस इवेंट का? हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। और ये इस बार का जो थीम है वो फोकस करता है कि कैसे हम अपने इकोसिस्टम को हेल्दी बना सकते हैं, कैसे हम लोगों की लाइवलीहुड को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम क्लाइमेट चेंज को काउंटर एक्ट कर सकते हैं और कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को कोलैप्स होने से बचा सकते हैं। तो देखा जाए ये आज की जरूरत है कि हम जाने कि हम इस फील्ड में कैसे काम कर सकते हैं। तो इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर अनुपमा महेश्वरी, जो कि करियर काउंसलर ऑफ इंडिया की डायरेक्टर हैं और एक पिछले कई वर्षों से करियर काउंसलिंग की फील्ड में काम कर रही है, और इन्होंने हजारों बच्चों को और उनके पेरेंट्स को सही राह दिखाई है ताकि वो अपने करियर को सिलेक्ट कर सके। आपका स्वागत है डॉक्टर अनुपमा। थैंक यू डॉक्टर प्रीति माथुर। आपने बहुत अच्छा हम लोग को बताया आज की थीम के बारे में, और आज कि हमारा होस्ट पाकिस्तान है इस बार का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, तो दैट इज समथिंग बहुत ही अच्छा है। तो चलिए आज हम लोग चर्चा इस विषय पे शुरू करते हैं। ओके, अनुपमा जी, पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका जो ये करियर काउंसिल ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है, ये है क्या और ये कैसे लोगों को हेल्प करता है, ताकि हम लोगों को ये समझ में आए कि हम आपसे कहाँ मदद ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। करियर काउंसिल्स ऑफ इंडिया बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि देश के कुछ अच्छे करियर काउंसलर्स मिलके एक ही उद्देश्य पे काम कर रहे हैं कि कैसे हम हमारे बच्चों को सही करियर की राह दिखा पाए, कैसे उनको गाइडेंस दे पाए, कैसे उनको काउंसलिंग कर पाए और एम्पावर कर पाए कि वो अपने लिए एक प्रॉपर करियर फिट चूज कर सकें, जिससे कि उनकी जितनी भी करियर रिलेटेड कंफ्यूजन है, क्वेरीज है, वो सॉर्ट आउट हो सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्योंकि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो जरूरी है कि हम लोग इस बारे में बात करें कि अगर हमें अपनी डाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को कोलैप्स होने से बचाना है तो हमें इस फील्ड में कैसे काम करना है। आप सभी ने नाम सुना होगा मिस्टर सलीम अली का, जिन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो राजस्थान में है, जहां पर बर्ड्स को प्रिजर्व करके रखा गया है, उनके कंजर्वेशन पे उन्होंने काफी काम किया है। आपने नाम सुना होगा राजेंद्र सिंह का, जो कि वाटरमैन ऑफ इंडिया है, जिन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत सारा काम किया। एसपी गोदरेज, मिस्टर स्वामीनाथन, इन सब ने वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को लेकर, इनकी कंजर्वेशन को लेकर बहुत सारा काम किया। तो नेचुरली अगर हम लोग इकोसिस्टम की बात करें, जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स और हम लोग सब जहां एक साथ मिलके रहते हैं, उनके बारे में जानने के लिए जरूर इन लोगों ने भी कोई ट्रेनिंग ली होगी, और ये जानने के लिए कि अगर हमें इन्वायरमेंटलिस्ट बनना है तो हमें क्या क्या करना होगा। तो डॉक्टर अनुपमा, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि अगर हम मुझे इन्वायरमेंटलिस्ट बनना है या इन्वायरमेंटल साइंस को अगर मैं आगे परस्यू करती हूँ, तो इसका स्कोप क्या है, मैं क्यों लूं, मेरे लिए क्या मोटिवेशन है?
थैंक यू डॉक्टर प्रीति। क्योंकि देखिए हम लोग को याद होगा कि हम लोग बहुत बचपन से एनवायरमेंटल साइंसेस के ऊपर पढ़ाई करते हैं, मैंने क्लास फर्स्ट ऑनवर्ड्स हम लोग ईवीएस की स्टडीज करते हैं। क्योंकि शायद हमें हमारे मतलब सभी लोगों को हमारे यहाँ पता है, वर्ल्ड में सबको पता है कि बहुत जरूरत है कि हम उसके लिए अवेयर रहें। तो इसीलिए ये पढ़ाई बहुत बचपन से ही शुरू करा दी जाती है। अब कुछ हम लोग पढ़ते रहे कि एज अ सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, बट कुछ लोगों ने इसे बहुत सीरियस लिया। और जो लोग बेसिकली कहते हैं ना फ्लोरा फौना लाइफ के दीवाने होते हैं, पैशनेट होते हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, और जिनके आपने अभी नाम लिए इतने, मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस मतलब इस लीग में हैं, जो कि हमारे शायद एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हद तक लड़ाइयाँ भी कर रहे हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जिसके अंदर भी ये जज्बा है और पैशन है, और मुझे मालूम है हमारी ये यंग जनरेशन ये तो बहुत ही ज्यादा एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस है। तो इन सबको अगर किसी को भी इनमें से किसी को भी इस फील्ड में आगे बढ़ना है, इसको एज अ करियर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है, बहुत स्कोप्स हैं, तो डेफिनेटली वो इसमें आगे जा सकते हैं। अब क्योंकि हम लोग मैं चाहूंगी कि हम लोग एक पीपीटी के द्वारा इस चीज को समझें, ताकि जो मेरे विजुअल लर्नर्स हैं वो भी अच्छे से कनेक्ट कर पाए हम लोगों के साथ। तो मैं आप लोगों बिल्कुल सही। मैं एक पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिए। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि स्कोप क्या है, तो मैं ये लाइक बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि करियर में जो स्कोप है बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट के बिना हम लोग कुछ भी नया नहीं कर सकते। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्कोप सबसे बड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि एज एन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट। अब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद हम लोगों के सामने इंफॉर्मेशन आती है, उस पे काम करने के लिए हमें इंजीनियर चाहिए। तो एनवायरमेंटल इंजीनियर जो काम चला रहे हैं, इंजीनियर जो भी प्रोडक्ट्स या टूल्स टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं वो हमारे एनवायरमेंटल कंसल्टेंट। जो लोगों को माध्यम किसी ना किसी माध्यम से फ्लोरा फौना लाइफ एनवायरमेंट लाइफ के बारे में बता रहे हैं, यानी कि हमारे फिल्म मेकर्स, हमारे फोटोग्राफर्स और हमारे जर्नलिस्ट, जो कि क्योंकि एनवायरमेंट में एक वाटर बॉडीज डेफिनेटली आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिससे कि कंजर्वेशन हाइड्रोलॉजिस्ट की हम लोग बात करते हैं, वो कंजर्वेशन हाइड्रोलॉजिस्ट हैं जो कि वाटर और वाटर बॉडीज को कैसे कंजर्व करना चाहिए उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। देन जो कि हमारे लिए इन मुद्दों पे लड़ाई करते हैं, इन मुद्दों को बार बार लोगों के साथ एडवोकेसी करते हैं, दैट आर एनवायरमेंटल लॉयर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें इन चीजों के लिए एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ने के लिए तैयार करते हैं, यानी हमारे लेक्चरर्स, हमारे टीचर्स, हमें प्रोफेसर्स। तो इतना तो मैं एक बहुत लिमिटेड स्कोप बता रही हूँ, इनके अंदर बहुत सारी और भी सब फील्ड्स हैं, जिसमें कि हम अपने आप अपना लाइक अपना जिस हिसाब का भी हमारा नेचर है या हमारी एबिलिटीज हैं, उसके हिसाब से हम अपने लिए करियर चूज कर सकते हैं। अरे वाह, मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था। मुझे लगता था कि एनवायरमेंटलिस्ट मतलब जो केवल डाइवर्सिटी में वर्क करे। शायद मेरी नॉलेज अभी उस बारे में सीमित थी, लेकिन आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आपसे इसके बारे में और जानकारी लूं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर मुझे एक एनवायरमेंटलिस्ट के रूप में ये करियर चूज करना है, तो मुझे मेरे लिए क्या क्या चीजें जानना, क्योंकि डेफिनेटली जब हम लोग करियर काउंसलिंग की बात करते हैं तो मेरा रुझान है या नहीं है, ये चीजें हम कैसे पता कर सकते हैं? तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए अगर मैं एनवायरमेंटलिस्ट बनना चाहती हूँ? तो अगर आप मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि जब किसी भी चीज की वो होती है ना, आई मीन कोई भी करियर पॉपुलर होने लगता है तो रेट रेस फॉलो हो जाती है ना, सभी उसमें जाने लगते हैं। अब क्योंकि एनवायरनमेंट के प्रति आपने अभी बताया भी कि हमें कोरोना ने सिखाया एनवायरनमेंट के प्रति हमें कितना जागरूक रहना है, तो अब सब लोगों को लग रहा है कि एनवायरनमेंट इज समथिंग जो कि बहुत ही ज्यादा अपकमिंग फील्ड है। लेकिन हर व्यक्ति जैसे कहते हैं ना, सबको ही सब कुछ नहीं कर सकता। कुछ ही लोग हैं जो कि एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हो सकते हैं या एनवायरमेंटल की ईवीएस की फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे हमारे अंदर एक जज्बा हमारे हमारे एनवायरमेंट के प्रति मतलब बहुत ज्यादा जज्बा होना बहुत इंपॉर्टेंट, एक पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनवायरमेंट के प्रति हमारा हो। इसके अलावा जो हमारा हो सकते हैं बाकी के करियर्स, या हमारे कहना चाहिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स कौन से होने चाहिए। तो सबसे पहले कि अगर मैं समझ सकूं कि सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग क्या है और कैसे की जा सकती है, कैसे हम बहुत कम रिसोर्सेज में भी अपने लिए बहुत अच्छी लाइफ चूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम इस फील्ड में जा सकते हैं। अगर मुझे अंडर मतलब जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म हमारे सामने प्रेजेंट है, या हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, फौना लाइफ है,
वो हमें इंडिकेशंस देती है कि कब नेचर में चेंजेस आने लग गए हैं। अगर हम वो समझते हैं, अगर जरा से भी हिंट्स हम महसूस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये फील्ड मेरे लिए बहुत अच्छी हो सकती है। अगर मैं लोगों को वक्त बेवक्त एनवायरमेंट के बारे में जागरूक करती रहती हूँ, या मैं इंफॉर्मेशन पढ़ती हूँ और लोगों को देती हूँ, तो दैट इज अगेन ये बहुत एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है जो मुझे इस करियर की तरफ लेके जाता है। अगर मैं समझ सकती हूँ कि कैसे हम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हमारी लिविंग के लिए, जिससे कि हमारे एनवायरमेंट को जीरो हार्म हो, तो भी हमारा एक ये ऑब्जेक्टिव इस फील्ड में जाने के लिए बहुत स्ट्रांग है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हम लोग करना चाहिए, चाहे हम इस में हैं या नहीं है, फिर भी करना चाहिए कि हम एक दूसरे को गाइड करते रहें कि हम कैसे कंजर्वेशन करें एनवायरमेंट का और कैसे इसको बेहतर बनाएं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए कि अगर हमको ये पता है कि हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे सेव करें और उनका कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, और साथ ही साथ हम जो नेचुरल कंडीशंस हैं उनको, उनके बिहेव, मतलब जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनके बिहेवियर को कैसे समझ सकें, अगर हमारा थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन इस साइड है तो हम एक अच्छे एनवायरमेंटलिस्ट बन सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली अगर अगर मैं कहूँ तो आज कोरोना वायरस ने हम सभी को एनवायरनमेंट के प्रति काफी जागरूक किया है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि ठीक है, मैं अभी एक इंजीनियर की तरह काम कर रही हूँ, या मैं एक डॉक्टर की तरह काम कर रही हूँ, या मैं एक अभी स्टूडेंट हूँ, लेकिन अगर मुझे एनवायरमेंटलिस्ट बनना है तो नेचुरली मुझे स्कोप भी पता होना चाहिए, और साथ ही साथ मुझे ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है मेरे लिए। क्योंकि केवल मैं इसके बारे में बात करूं या एडवोकेसी करूं उससे काम नहीं चलना है। डेफिनेटली हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसमें जाने के लिए मुझे क्या तैयारी करनी होगी, और इसमें मेरे लिए क्या ऑप्शंस हैं अगर मुझे इसमें जाना है। तो मैं चाहूंगी डॉक्टर अनुपमा कि आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को गाइड करें कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं अगर कोई व्यक्ति इन्वायरमेंटलिस्ट बनना चाहता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, या बहुत से और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो इनको नेशनल एनजीओ जिनको सॉरी हम लोग कहते हैं, जो कि एनवायरमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो जहां हमारे लिए इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। और अब आई थिंक आफ्टर ये 1.5-2 साल की जो कहानी है, जो अभी और 1-2 साल आगे बढ़ने वाली है, जैसा हम सुन रहे हैं, तो वो हमारे लिए और भी करियर ऑप्शंस इसमें डेवलप करने वाला है। तो कहाँ कहाँ में एनवायरमेंटल साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। मुझे तो ये मालूम है कि हर जगह, चाहे वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे वो वाटर अथॉरिटी हो, अर्बन प्लानिंग हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, रिफाइनरीज हो या डिस्टिलरीज हो, चाहे फर्टिलाइजर्स हो, चाहे प्लांट लाइफ हो, या यूनिवर्सिटीज में टीचिंग जॉब्स हो, या टेक्सटाइल एंड डाइंग इंडस्ट्री हो, क्योंकि आजकल तो सस्टेनेबल होने लग गए हैं, माइन इंडस्ट्री। यहाँ सारे तो कुछ मेजर हमारे एरियाज हैं ही जहाँ पे कि हमारे यहाँ करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी अब हम कहीं भी देखें, आई मीन मुझे लगता है छोटी सी जो इंडस्ट्री अगर वो कुछ भी प्रोड्यूस कर रही है, तो इट इज अ मैंडेटरी थिंग कि उनके यहाँ कोई इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हो, ताकि वो ये देख सके कि वहां पे से कुछ अगर गलत, या कहना चाहिए कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स या कुछ इस प्रकार का वेस्टेज हो जो कि एनवायरमेंट को अगर किसी भी तरीके से हानि पहुंचा रहा हो, तो वहां पे एक ऐसा एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बैठा हो जो कि ये चीज को एड्रेस कर सके और इस इशू, इस कंसर्न को मतलब कि चैलेंज देके और उस पर वर्क कर सके। तो इट इज लाइक ईच एंड एवरीवेयर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, बट ये कुछ मेजर एरियाज हैं जहाँ पे कि ये हम लोग अगर ये एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, इंजीनियर, लॉयर कुछ भी बनते हैं, तो ये एरियाज तो मेन है जहाँ पे कि हमें जॉब के चांसेस मिलेंगे, हाई तरीके से मिलेंगे। वाओ, यानी कि अगर मैं एनवायरमेंटलिस्ट या कोई भी व्यक्ति एनवायरमेंटलिस्ट बनता है तो उसके लिए गवर्नमेंट और साथ साथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस दोनों में वर्क करने की अपॉर्चुनिटीज है। और जहां तक मुझे पता है कि आजकल ये जरूरी है हर इंडस्ट्री के लिए कि उनके पास पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो। इवन अगर हम लोग एक व्हीकल ड्राइव करते हैं तो व्हीकल ड्राइव करने के लिए भी हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हमारी जो व्हीकल है वो पॉल्यूशन नहीं फैला रही है। और आई थिंक यहाँ पर बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं एनवायरमेंटलिस्ट। वेरी नाइस। अनुपमा जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, लेकिन उसके लिए मुझे तैयारी क्या करनी पड़ेगी? क्या ऐसे कोई एग्जाम्स है या ऐसे कोई कोर्सेज हैं जो मुझे करने के बाद मैं एक ऑथराइज्ड एनवायरमेंटलिस्ट बन सकती हूँ?
वैसे तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, लेकिन फिर भी इसमें मतलब कि जो हम लोग जस्ट आफ्टर 12th, क्योंकि वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं है, इसको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो कुछ 10+2 में अगर हम साइंस पढ़ते हैं, बिकॉज कहा है रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशंस बहुत है इसमें, तो साइंस बैकग्राउंड तो डेफिनेटली हमको चाहिए, पीसीएम पीसीबी। और इसके अलावा अगर हम कौन कौन से लाइक कोर्सेज और हम ज्वाइन कर सकते हैं, या तो हम 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स कर लें, 2 ईयर का डिप्लोमा कर लें, 3 ईयर का बैचलर कर लें, 4 ईयर की मास्टर्स कर लें, या पीएचडी कर लें। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि अगर हम पढ़ के और जितनी पढ़ाई कर लेंगे उस हिसाब से हमको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, यानी हमारा करियर उस हिसाब से डिफाइन होगा। तो अगर मुझे सीरियसली इस फील्ड में जाना है तो डेफिनेटली मुझे फिर मास्टर्स और पीएचडी के लिए सोचना चाहिए। लेकिन अगर मैं कुछ और एकदम करियर ए में हूँ जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा मुझे कोर्स या सर्टिफिकेट और डिप्लोमा में अगर करती हूँ तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, तो मैं एक सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज भी हमारे देश में उपलब्ध हैं, जिसको कि लोग पढ़ सकते हैं। बट डेफिनेटली उनको साइंस बैकग्राउंड होना इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बनने के लिए, रिसर्चर बनने के लिए साइंस बैकग्राउंड होना इंपॉर्टेंट है। तो पीसीएम पीसीबी पढ़ के हम इन सारे कोर्सेज को करके इस फील्ड के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरी एक छोटी सी क्वेरी है। जैसे आपने बताया कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी एक ऑप्शन है। मान लीजिए मैंने 10+2 में साइंस नहीं लिया है और मेरा फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो क्या मैं एक सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स करके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या एनवायरमेंट की फील्ड में काम कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, उसी केस में जब हमें अपने वोकेशन के साथ कुछ अटैच करना है एनवायरमेंट से रिलेटेड, तब हमारे लिए सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमा कोर्सेज हैं। लेकिन बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए तो हमें साइंस स्ट्रीम होना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे मैंने बोला, प्लान ए ऑलरेडी कुछ चल रहा है और प्लान बी हम एनवायरमेंटल साइंस की तरह लेना चाहते हैं जो कि हमारे लिए सपोर्टिंग है, तो हम सर्टिफिकेट और डिप्लोमास ले सकते हैं। तो और ये भी पॉसिबल है कि ये हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन से ले लें, या हम प्राइवेट या रेगुलर जैसे भी जिस भी मोड में हम पढ़ना चाहते हैं, तो हम इसमें पढ़ाई करके इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और इवन जर्नलिज्म में भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा कुड बी अ गुड हेल्प, और इवन वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग में भी सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कुड बी अ बिग हेल्प। तो डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया है कि हम उस समय हमको कोई वो, क्योंकि इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, जैसे मैंने बोला कुछ सब्जेक्ट साइंस के हैं तो कुछ ह्यूमैनिटीज के हैं, और फिर वो मिलके एक सब्जेक्ट बनाए। लेकिन अब क्योंकि हमारे फाउंडेशंस फिलहाल, हो सकता है एनईपी 20 और भी चेंजेस ले आए, फिलहाल पीसीएम या पीसीएम भी इम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, अगर बैचलर मास्टर्स करना है तो। वेरी नाइस इंफॉर्मेशन। अच्छा, आपने कोर्सेज तो मुझे बता दिए, लेकिन इन कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए क्या मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने पड़ेंगे या यस, जनरल एडमिशंस मिल जाता है? ये कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए हमें डेफिनेशन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के लिए तो डेफिनेटली हमें कोई एग्जाम नहीं देना, लेकिन मेजरली मास्टर्स के लिए एग्जाम्स रहते हैं। बैचलर्स में भी काफी स्कूल्स कॉलेजेस सॉरी एग्जाम्स नहीं लेते हैं, बट मास्टर्स में एग्जाम्स रहते हैं। बट फिर भी अगर हमें कहीं किसी बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करनी है तो उनका तो हमें गेट क्रैक करना ही रहेगा, यानी उनके इंस्टीट्यूट में घुसने के लिए, एंट्रेंस लेने के लिए कोई ना कोई तो हमें एग्जाम देना ही पड़ता है। तो कुछ एग्जाम्स हैं जैसे कि जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है हमारे पास, लाइक इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का है, देन देयर इज जेई का एग्जाम है ही, जो हम इंजीनियरिंग के द्वारा आईआईटीज में चले जाते हैं, देन सिम्बायोसिस का एग्जाम है, देन बिरला इंस्टीट्यूट का एग्जाम है, देन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है, सब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, और आपकी फेवरेट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम है। देन 10 सेट एग्जाम है, क्यू सेट का एग्जाम है, गुवाहाटी का एग्जाम है। और ये तो ग्रेजुएशन लेवल पे है, बट अगर हमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में जाना है उसके लिए हमें गेट क्लियर करके या तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मास्टर्स करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो गेट हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है और बाकी सारे हमारे अंडर ग्रेजुएशन के लिए है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहूंगी, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये कोर्स ऑफर करती हैं, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जान सके कि अगर उनको एनवायरमेंटलिस्ट बनना है तो वो किन किन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, मेजर तो नाम हमने यही सुन लिया, बिरला सुन लिया, जवाहरलाल नेहरू सुन लिया, दिल्ली सुन लिया, बनारस सुन लिया, देन के आईटी और आईएससी सुन ही लिया है हम लोगों ने, सिम्बायोसिस भी सुना है,
क्योंकि जिनके भी एग्जाम्स हो रहे हैं डेफिनेटली वो तो हमारे पास हैं ही यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा फिर से उनको रिपीटिशंस में ही देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, देन बेंगलोर यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी मैं माफी चाहूंगी मैं मिस कर रही हूँ लिखना, बट आई वुड लाइक टू मेंशन पंतनगर। पंतनगर बहुत एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जो एनवायरमेंटल साइंसेज, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इन सब फील्ड्स में काम करती है। तो वो भी हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत बेहतरीन काम करती है और बहुत डिफिकल्ट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम उनका रहता है, बट दैट इज व्हाई इट इज सो स्पेशल। सो ये सारी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे कि स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर करके और एडमिशंस ले सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और अनुपमा जी ने बहुत सही तरीके से हमें बताया कि किस तरह से हम लोग एनवायरमेंटल साइंस की फील्ड में एंटर कर सकते हैं और अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अनुपमा जी इतने अच्छे इंटरेक्शन के लिए, एंड आई एम श्योर कि आज हम सभी व्यूअर्स मिलकर एक प्लेज लेंगे कि हम लोग हमारी जो बायोडाइवर्सिटी, जो कि हमारी ही कुछ गलतियों के कारण पूरी तरह से कोलैप्स कर गई थी और इसी कारण से ये कोविड-19 पैंडेमिक को हम लोग फेस कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग फिर से रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, री इमेजिन करेंगे, रिक्रिएट करेंगे और रीस्टोर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू डॉक्टर प्रीति माथुर। री इमेजिनिंग, री थिंकिंग हमें डेफिनेटली करनी है। मैं आपके प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा ये और आई मीन बताना चाहूंगी हमारे जो भी सुनने वाले हैं स्टूडेंट्स हैं कि ये जो आज हमारी पहली एक करियर सीरीज है और ऐसी बहुत सारी करियर सीरीज हम आगे धीरे धीरे लेके आते रहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। और अगर वो हमारे बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं तो हमें करियर काउंसल्स इंडिया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमें करियर काउंसल्स इंडिया जीमेल पे लिख सकते हैं और हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9109548885, ये आधार सेंटर का नंबर है। तो अगर वो चाहें तो मैं हमसे यहाँ पे क्वेरीज करके अपने इंटरेस्ट के करियर्स पूछ लें हमसे, ताकि हम उन लोगों की वीडियो सीरीज बना के आप लोगों के सामने फिर से आए। और आई थिंक बहुत इंटरेक्टिव सेशन रहा है और आई एम श्योर कि हमारे स्टूडेंट्स बेनिफिट लेंगे इस चीज का। तो थैंक यू सो मच अनुपमा जी, बहुत अच्छा इंटरेक्शन था और जैसा कि अनुपमा जी ने कहा कि ये सीरीज की शुरुआत है। अभी तो हम लोगों को आगे बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में बात करना है। तो व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर करियर ऑप्शन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो अनुपमा जी द्वारा शेयर किए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमें इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट्स में भी डाल सकते हैं ताकि हम लोग आगे की सीरीज में उन सारे टॉपिक्स को इंक्लूड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। यहाँ पे हम सभी बच्चों को नमस्कार, धन्यवाद और धन्यवाद हमारे एनवायरनमेंट को सहज के रखने के लिए और आगे वाले जनरेशन के लिए विरासत को ले जाने के लिए इस फील्ड की तरफ हम लोग का ये एक स्ट्रॉन्ग कदम है। डॉक्टर प्रीति माथुर बहुत बहुत धन्यवाद इस सीरीज के लिए एंड आई होप हम लोग फ्यूचर में साथ ऐसे और सीरीज करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।